नमस्कार, वक्त हो गया है कचहरी का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। कचहरी में आज जो सबसे बड़ी फाइल खुलने वाली है वो फाइल राम मंदिर के चंदा चोरी मामले से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब तक देश के जितने राम भक्तों को इस बात का इंतजार था कि आखिर इस मामले में कानूनी एक्शन क्या लिया गया है, तो एसआईटी जांच के बाद ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आखिरकार पहली एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें 8 लोगों के नाम हैं, जिनमें से 6 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। 5 लोगों के जो नाम मालूम चले हैं वो भी आपको हम बता रहे हैं। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव और रमाशंकर मिश्रा, जबकि एक आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जिसकी तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, उसे फरार बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो 6 लोग हैं, इनमें से वो चंदा गिनने के काम में शामिल थे। ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है। एक बड़ी खबर यहां पर यह भी है कि चंपत राय, जो कि ट्रस्ट के महासचिव है, उनका इसमें नाम शामिल नहीं है एफआईआर में, और इसीलिए बड़े सवाल ऑपोजिशन ने यहां पर उठाए हैं। देखिए, अयोध्या के सांसद सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे हैं, ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए सीएम पद से। सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार ही अब उनके पास नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, उसके बाद भी एफआईआर करने में देरी हुई और सीधे सीधे अखिलेश यादव हो, अवधेश प्रसाद हो, जो समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, अवधेश प्रसाद तो सीधे अयोध्या से ही सांसद है, उनका ये कहना है कि छोटी मछलियों के कॉलर पर तो आपने हाथ डाल दिया, लेकिन बड़े लोगों को बचाए जाने की साजिश है ये, और इसीलिए बार बार सरकार को इस मामले में घेरा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये एक बड़ा कानूनी कदम है, जहां पर एफआईआर में 8 लोगों के नाम शामिल हुए हैं। आपको जो मुख्य बातें हैं उस पर भी जानकारी जरूर दे देते हैं, क्योंकि देखिए, अभी ये प्राइमरी जांच जो हुई है एसआईटी की, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। ट्रस्ट ने ही शिकायत की, जिसके बाद केस दर्ज हुआ है। राम जन्मभूमि कोतवाली में ये केस दर्ज हुआ है। 8 लोग नामजद आरोपी हैं और बाकी अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा समेत कुछ और नाम भी इसमें शामिल है, जिनका जिक्र हमने किया। लेकिन आपको सबसे पहले सुनवाते हैं टिन्नू यादव, जिसका नाम निकलकर बार बार सामने आ रहा है, चंपत राय का ड्राइवर। क्या आरोप थे वो भी बताऊंगी, लेकिन टिन्नू यादव ने इस मामले में क्या कहा सुनिए। टिन्नू जी, एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है, कुछ बात आपकी हुई है क्या? अभी कोई बातचीत नहीं हमारी और कहीं कुछ नहीं है। टिन्नू जी, एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है, कुछ बात आपकी हुई है क्या? अभी कोई बातचीत नहीं हमारी और कहीं कुछ नहीं है। टिन्नू जी, एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है, कुछ बात आपकी हुई है क्या? अभी कोई बातचीत नहीं हमारी और कहीं कुछ नहीं है। टिन्नू जी, एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है, कुछ बात आपकी हुई है क्या? अभी कोई बातचीत नहीं हमारी और कहीं कुछ नहीं है। तो बीएनएस की जिन धाराओं में भी केस दर्ज हुआ है वो भी जान लीजिए। धारा 61 आपराधिक साजिश की धारा 306, जिसमें कर्मचारी द्वारा मालिक की संपत्ति चोरी करने का आरोप रहता है, उसके तहत ये धारा दर्ज की जाती है। मालिक यहाँ कौन हुए? रामलला। संपत्ति किसकी चुराई गई? राम मंदिर की। धारा 316 का सबसेक्शन 5, जिसमें आपराधिक विश्वासघात का जिक्र है। धारा 370 सबसेक्शन 4, चोरी के सामान की आदतन खरीद फरोख्त, यानी हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो हैं, खरीद फरोख्त में चोरी के सामान में जो शामिल रहते हैं। धारा 317 5 सबसेक्शन, चोरी की गई संपत्ति को छिपाने का ये मामला है, जिसके तहत अपराध दर्ज होता है। धारा 3 सबसेक्शन 5, मिलकर अपराध को अंजाम देने का आरोप। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि अभी परत दर परत जिस तरह से खुलासे हुए हैं, क्योंकि अब तो वो लोग सामने आ गए हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तारीख को कितना चंदा उन्होंने दिया, चाहे सिंधी समाज का सामने आना हो, चाहे जिन्होंने चांदी की ईंटें दान की हो, जिन्होंने काकभुशुंडी दान किए हो, जिन्होंने कैश दान किया हो। अब वो सामने आके बता रहे हैं कि दान उन्होंने दिया लेकिन रसीद नहीं मिली। तो परत दर परत खुलासों के आधार पर क्या ये 8 नाम काफी हैं या आगे और नाम दिखाई देंगे? इस बीच अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला कि तुरंत मुख्यमंत्री इस्तीफा दें अपने पद से और उन्हें पद पर बने रहने का अब नैतिक अधिकार नहीं है। निष्पक्ष जांच पूरी हो, जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। तो इस पर बहुत जल्द हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आपको यह भी बताती हूँ कि एफआईआर कराने वाले कृष्ण मोहन कौन है। कृष्ण मोहन, जो कि ट्रस्ट के ही सदस्य हैं, उन्होंने ये एफआईआर उनकी शिकायत पर दर्ज हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य हैं। हरदोई जिले के शाहबाद क्षेत्र से आप आते हैं और आईएफएस के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी भी रहे हैं, जिनकी शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। हालांकि इन सब के बीच चंपत राय पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह इस वक्त लगे हुए हैं, क्योंकि अभी भी वो अपने पद पर बने हुए हैं।
नैतिकता के आधार पर बड़े गंभीर आरोप हैं कि उनके पद पर रहते हुए जिस तरह की घटनाएं घट गई हैं, जो प्राइमरी शिकायतें आ रही हैं, क्या उनके पद पर बने रहने के आधार पर जांच निष्पक्ष हो पाएगी? ये सवाल बना हुआ है। इस वक्त हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़ गए हैं हमारे साथ। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हमारे साथ आ गए हैं और वीएचपी से विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं। मैं स्वागत करती हूं आपका। लेकिन सबसे पहले अजय, आपका रुख यहां पर करते हुए, एफआईआर तो हो गई अजय, अब गिरफ्तारियां कब तक होंगी ये सवाल है। टिन्नू यादव फरार है, आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बात करने की भी कोशिश की और एक छोटा रिएक्शन जो निकल कर आया कि जैसा एक सेट लाइन जो होती है कि सब मामले गलत हैं, मेरा कहीं किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। निश्चित ही देखिए, टिन्नू एक लाइन में अपनी बात करके तो निकल गए, कॉल काट दिया उन्होंने, लेकिन आप पूरी व्यवस्था उनके पीछे है। देखिए 8 नामों पर एफआईआर है, 6 हिरासत में ऑलरेडी पुलिस लेकर बैठी है, कुछ पूछताछ की जा रही है। संभावना यह है कि कुछ देर में ही गिरफ्तारी भी दिखाई जा सकती है। लेकिन टिन्नू को लेकर अभी कोई एक्शन दिखाई नहीं दिया। टिन्नू फोन पे कुछ देर पहले तक तो अवेलेबल थे, अब वो फोन पे भी अवेलेबल नहीं है। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई के मोड पर अब शासन दिखाई दे रहा है। और ये अयोध्या के स्तर पर समझने वाली बात यह है कि भले ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर कराई गई है, लेकिन यह अयोध्या के स्तर पर हो रही कार्रवाई नहीं है। दरअसल इसमें पीछे शासन उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हो गया आदित्यनाथ ने एसआईटी बनाई थी, और जो लखनऊ से शासन इसमें इन्वॉल्व है, जो लोकल के ठीक बगल में मौजूद पुलिस स्टेशन है जहां पर ये एफआईआर कराई गई है, उनकी भी जानकारी में चीजें बाद में आई जब पेन डाउन की गई। लेकिन एक्शन को लेकर जो निर्देश है वो लखनऊ से दिए गए और अब हम देखने की कार्रवाई हो गई। 8 पर एफआईआर है, 6 हिरासत में है, पूछताछ लगातार जारी है, उनसे भी जानकारी ली जा रही है और उम्मीद ये भी की जा रही है कि कुछ देर में गिरफ्तारी भी उनकी देखने को मिलेगी। बड़ी बात बता रहे हैं आप इस वक्त अजय कि गिरफ्तारियां संभव है कि अब से कुछ ही देर में गिरफ्तारी की खबर भी आने लगे और पुलिस का शिकंजा इन लोगों के कॉलर तक पहुंचे। लेकिन मैं सीधे विनोद बंसल जी आपके पास आ रही हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं, तंज कसा है उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी, भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। इशारा साफ रूप से चंपत राय जी के ऊपर है उनका। देखिए, और समाजवादियों को कौन नहीं जानता, आप जानते हैं अच्छी तरह से। ये लोग अच्छा करो तो बुरा, बुरा करो नहीं करो तो बुरा। और अब ये देखिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा था तो कह रहे क्यों नहीं हो रहा था, और जब होने लग गया तो कह रहा है क्यों हुआ, इसके द्वारा क्यों हुआ, उसके द्वारा क्यों हुआ। अब जब एफआईआर भी दर्ज हो गई तो कह रहे हैं नहीं छोटा और बड़ा। और भी आपने कैसे देख लिया छोटा बड़ा, अभी से आपने तो पहले प्रोटेक्शन कर दिया। इसका मतलब ये शुरू से कह रहे थे कि हमें पहले तो एसआईटी में भरोसा नहीं है। अब एसआईटी की जब जांच की रिपोर्ट आ गई और उसने एसआईटी के प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद में जब एफआईआर दर्ज हो गई तो कह रहे हैं छोटा और बड़ा। अरे भाई आपने क्या देखा, छोटा कौन देखा बड़ा? अभी तो देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। आपकी तरह नहीं है कि भाई वो यादवों को बचा लें, कि जिहादियों को बचा लें, कि भाई चंपत राय जी अभी तक पद पर क्यों बने हुए हैं? मरवा दें। विनोद बंसल जी, चंपत राय जी पद पर क्यों बने हुए हैं अभी तक? उनके रहते निष्पक्ष जांच हो पाएगी, ये कैसे इंश्योर होगा? बिल्कुल हो पाएगी, नहीं बिल्कुल हो पाएगी। ऐसा थोड़ी है, चंपत राय जी का कौन नहीं जानता कि वो कभी किसी भी जांच में कोई सहयोगी कभी नहीं रहे और न कभी इन सब चीजों में देखते। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न पूछने वाले लोग हैं, इनसे पूछो कि इनके कितने नेता हैं जिन पर तमाम तरह के आरोप लगे और आज तक वो नैतिकता उन्होंने नहीं दिखाई कभी भी। इन्हीं के साथी है ना वो। लेकिन विनोद जी, यहाँ पर तो सवाल राम मंदिर का है, यहाँ पर सवाल राम लला का है। तो ये कहकर कि समाजवादी पार्टी के दौर में क्या हुआ और उनके नेताओं ने क्या किया, मुझे लगता है ये एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ी पिक्चर की हम बात कर रहे हैं। जब भी हिंदू संगठनों की बात होगी, बीजेपी की बात होगी और मामला राम मंदिर से जुड़ा होगा, तो उसे देखने का नजरिया सिर्फ ये नहीं हो सकता कि उनके दौर में ऐसा हुआ, जिसे हम वट अबाउटरी कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे है सर, जो बात विनोद जी, हाँ मैं आ रही हूँ सर, जो बात विनोद जी ने भी बोली कि अब अखिलेश यादव तो तय नहीं करेंगे ना एसआईटी की जांच कैसे बढ़ेगी, कैसे एफआईआर दर्ज होगी, किनकी जैसे जैसे जांच बढ़ेगी उसके हिसाब से चीजें होंगी। लेकिन ये मान लेना पहले ही लेवल पर कि जांच सही नहीं हो रही, क्या ये अप्रोच सही है? देखिए, यही समाजवादी पार्टी है जिसने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि प्रभु के दान पात्र में चोरी हो रही है।
और इसको लगातार उठाया, तब यही लोग नकार रहे थे, कह रहे थे नहीं, इनकी तो आदत है, प्रभु राम के मंदिर के बारे में गलत बोल रहे हैं, ये आस्था पे चोट पहुंचा रहे हैं। हमने कहा कि पूरे सनातनियों की आस्था पे चोट पहुंच रही है, उनका दिया हुआ दान में चोरी हो रही है। सोचो कितने विश्वास से लोग दान दे के जाते थे। तब यही जो अभी बैठे लोग हैं विश्व हिंदू परिषद के या दूसरे इनके जो साथी हैं, ये कहते नहीं समाजवादी लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, और ये है और वो है। आज एफआईआर हो गई, और हम डे 1 से कह रहे थे आज एफआईआर जरूर हुई है। हमने पहले भी कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में ये इसकी इंक्वायरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जिस तरह का हम एक बार जरा अखिलेश यादव जी का ट्वीट भी दिखाइएगा। अखिलेश जी का ट्वीट जरा स्क्रीन पे फ्लैश करिए। मुझे अनुराग जी ये बताइए, उन्होंने लिखा फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। कौन है तो शाखाएं उनकी नजर में? नहीं, मैं सुन तो लीजिए। ये बताइए कि जिस तरह के जो ट्रस्ट के जो बड़े अधिकारी हैं, उनकी निगरानी में तो ट्रस्ट चल रहा था, उनकी निगरानी में ही सारी व्यवस्थाएं हो रही थी, ले जो चढ़ावा चढ़ रहा था। फिर आप ड्राइवर को पकड़ रहे हैं, औरों को पकड़ रहे हैं, तो ड्राइवर की क्या इतनी हिम्मत हो जाएगी? ये किसी ने ड्राइवर को इतनी ताकत दी थी, पावर दी थी, जो ड्राइवर इतना पावरफुल हो गया था कि वो यहाँ या वहाँ के जो नीचे के लोग इतने पावरफुल हो गए। इसके मतलब कि सरकार को, तभी हमने कहा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी होना चाहिए, इसमें कोई नहीं बचना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसके पॉलिटिकल एंगल पे भी आना चाहती हूँ। अजय, आपसे मेरा सवाल है, ये इसलिए जरूरी हो जाता है सवाल। देखिए, बहुत सारे सवाल चंपत राय और उनके पद पर बने रहने को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर नैतिकता के आधार पर भी क्या उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जबकि ट्रस्ट में जिस तरह की गड़बड़ियां और हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं वो बड़े गंभीर हैं, प्रथम दृष्टया बड़े गंभीर हैं। हम ये देखते हैं कि ना वो पद से हटते हैं, उल्टा ध्वजारोहण का कार्यक्रम अभी शेषावतार में हुआ, वो उसमें भी शामिल थे, वहां उन्होंने स्पीच भी दी। जबकि योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या गए तो उन्होंने चंपत राय जी से दूरी बनाई। शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में जो है उसने एक मैसेजिंग की है राज्य में, तो कंफ्यूजन कहां है? बिल्कुल मामला देखा जाए तो जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो मुख्यमंत्री का जब कार्यक्रम जारी होता है तो लिखा जाता है उसमें एक पैराग्राफ में कि चंपत राय को एक व्यक्ति विशेष निर्धारित कर दें जो इस राम मंदिर दर्शन की प्रक्रिया में भागीदारी करे। तो निश्चित तौर पर एक दूरी बनाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री। और चंपत राय का जो पद है, जिस भूमिका में वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट में है, तमाम अयोध्या के लोग कहते हैं कि उनकी शक्तियां असीमित है। और यही कारण है कि जब टिन्नू यादव, ये एक करेक्टर जिसके पास ना कोई एक संवैधानिक पद है, ना कोई संवैधानिक स्थिति उस पूरी व्यवस्था में उनके पास है, लेकिन प्रोटोकॉल तक जारी करने का जो एक विशेषाधिकार है उसका भी एग्जीक्यूशन करते हुए टिन्नू यादव दिखाई देते हैं। तमाम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो वहां पर कम तनख्वाह के कर्मचारी के तौर पर रखे गए, टिन्नू यादव के मन से लोग रखे गए। इस पूरे मामले में उनके जो एक रिश्तेदार है उनका भी नाम आया है, उनको भी पुलिस खोज रही है। तो ये तमाम डेवलपमेंट है। अब सवाल इसको लेकर है कि टिन्नू यादव आखिर कहां नदारद हो गए हैं, क्योंकि 6 लोग को हिरासत में लेकर तो पुलिस पूछताछ कर रही है, पर टिन्नू गायब है। और अब तमाम सवाल जो है वो चंपत राय की इस पूरी व्यवस्था को लेकर है, क्योंकि जो परिवार का मुखिया होता है उसके लिए सवाल तो बनते ही हैं, और चंपत राय इस पूरी व्यवस्था में मुखिया थे। विनोद बंसल जी, उनके हाँ ठीक है, आती हूँ अजय आपके पास। विनोद बंसल जी, आप लोग ये कह रहे हैं कि चंपत राय जी पद से क्यों हटे, उनके ऊपर क्या आरोप है, लेकिन टिन्नू यादव का जिक्र आ रहा है जो ड्राइवर है, हेराफेरी का जिक्र आ रहा है। खुद नृपेंद्र मिश्रा जी ने जब इंटरव्यूज दिए हैं अपने, उन्होंने ये कहा कि प्रथम दृष्टया गड़बड़ी हुई है, प्रधानमंत्री चिंतित हैं। इन सब के बावजूद भी चंपत राय जी का पद से ना हटना, इसको किस तरह के रवैये के रूप में देखा जाए? मीनाक्षी, अभी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है। हम सबको पता है कि ये योगी जी की सरकार है, और योगी जी मोदी जी की सरकार में कोई अपराधी बच के जा सके ऐसा संभव नहीं है। आप जानती हैं अच्छी तरह से योगी जी की प्रकृति को भी, प्रवृत्ति को भी, और उनकी संस्कृति को भी, कि अपराध के प्रति उनकी कितना शिकंजा रहता है। और ये मुद्दा तो वैसे भी राम जन्मभूमि का है, भगवान राम की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने घात किया उनकी कार्रवाई जरूर होगी, जो भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो जी। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन इस्तीफा दे रहा है, कौन इस्तीफा नहीं दे रहा। मैं कहता हूँ, ये लोग कहते थे ना कि भाई कोई कार्रवाई नहीं होगी, एसआईटी का गठन हुआ, किसने एसआईटी का गठन करवाया? चंपत राय जी ने ना जी। विनोद जी, आज विनोद जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा, बस अंतिम सवाल इसका मुझे जवाब दीजिएगा। अगर राज्य में आज कांग्रेस की सरकार होती या समाजवादी पार्टी की सरकार होती और राम मंदिर में इस तरह से चंदे चोरी के आरोप लगे होते, तो भी क्या आपका जवाब यही होता? मीनाक्षी जी, मुझे पूरा विश्वास है कि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। जवाब कोई कुछ भी देता रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा उससे। लेकिन लोग आपका जवाब जानना चाहेंगे कि अगर उस समय भी पदाधिकारी जो ट्रस्ट के होते, क्या आप लोग उनका इस्तीफा नहीं मांगते अगर राज्य में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो? मीनाक्षी देखिए, ये अगर मगर का विषय नहीं है। कल हमने एफआईआर की मांग की थी, आज एफआईआर दर्ज हो गई, और
अब कल जो है वो जो हमने कहा है कि जो अपराधी हैं वो बचने नहीं चाहिए, किसी भी हालत में कार्रवाई कठोर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है अनुराग जी, ठीक है, एक लाइन में जवाब दीजिएगा सर, समय की कमी है मेरे पास। देखिए साफ पता चलता है आज इनके जो प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, इनकी जीभ लड़खड़ा रही है, हलक सूख रहा है। इसके मतलब इनके मन में चोर है, ये सच बोलने से डर रहे हैं। ये राम भक्त नहीं है, राम भक्त असली हम लोग हैं, सनातनी हम लोग हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। आस्था का विषय था, हमने उठाया और आज जितने दर्शक घर बैठ के इस वक्त खबर को देख रहे हैं और लगातार जो इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, वो एक बात मानकर जरूर चल रहे हैं कि इस मामले में न्याय होना सिर्फ वक्त की जरूरत नहीं, इस मामले में न्याय होना एक मिसाल कायम करने की भी बात है और दर्शक घर बैठ के ये तय कर लेगा कि किसके जवाब में कितनी ईमानदारी है और क्या ईमानदारी से एक्शन लिए जा रहे हैं या नहीं। लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो चंदा चोरी में इस बड़े एक्शन के बाद कचहरी में अब अगली फाइल खोलने का वक्त आ गया है। ये ऐसा मुकदमा है जिसकी धरती तो विदेश की है, लेकिन उसमें यूपी सरकार के एक फैसले की गूंज भी सुनाई दे रही है। जिस यूरोप ने दुनिया को आधुनिकता, सहिष्णुता, उदारवाद, बहुसंस्कृतिवाद, मानवीय मूल्यों और सेक्युलरिज्म का ककहरा सिखाया, आज वही यूरोप अपनी ही बनाई हुई जीती जागती विरासतों का गला क्यों घोट रहा है? आखिर यूरोप की राजनीति और समाज में वो कौन सा अदृश्य कटप्पा पैदा हो गया है जिसके इशारे पर यूरोप अपनी सदियों पुरानी वैचारिक पहचान के बाहुबली की पीठ में तलवार घोंपने को तैयार खड़ा है? आखिर यूरोप के इस वैचारिक यू टर्न के पीछे असली कटप्पा कौन है? ये सवाल दुनिया को इसलिए मथ रहा है क्योंकि यूरोप के देश डेनमार्क ने अपने यहाँ मुसलमानों की अजान पर पाबंदी लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। ये लगभग कुछ उसी तरह की मुहिम है जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई हुई है। डेनमार्क सरकार के इस प्लान की जानकारी वहां के सोशल डेमोक्रेट सरकार के इमिग्रेशन मिनिस्टर मॉर्टन बॉट्स्कोव ने डेनमार्क की समाचार एजेंसी रिट्जाओ को दी, जिसके मुताबिक मंत्री ने कहा कि डेनमार्क की छतों के ऊपर अजान की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। इसके लिए डेनमार्क में कोई जगह नहीं। अब आप डेनमार्क में घूम रहे हो तो आपको यह संदेह नहीं होना चाहिए कि आप कहीं इस्लामाबाद के किसी उपनगर में आ गए हैं। डेनमार्क के मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इस बात की दोबारा जांच शुरू करेगी कि क्या अजान को पूरे देश में कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। वहां की सरकार के मंत्री की तरफ से आए इस बयान को डेनमार्क में इस्लामीकरण के बढ़ते खतरे के डर के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे डेनमार्क की कुल आबादी 60 लाख के आसपास है। इनमें मुसलमानों की आबादी 4.5% है। डेनमार्क में 2,70,000 मुसलमान रहते हैं। डेनमार्क में लगभग 100 मस्जिदें हैं और गौर करने की बात यह है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में जो ग्रैंड मस्जिद है, स्थानीय प्रशासन के साथ हुए एक समझौते के तहत वहां खुले में अजान नहीं होती, लेकिन बाकी बहुत सी जगहों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। हुकूमत ने वहां पर लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगा करके अजान रोकने की कोशिश की है, मगर डेनमार्क हुकूमत को ये सोच लेना चाहिए, जब जब इस्लाम को दबाया गया तो उतनी तेजी से फिर इस्लाम उभर करके सामने आया। डेनमार्क हुकूमत को सबसे ज्यादा परेशानी अगर है तो मजहब इस्लाम से है। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि डेनमार्क का संविधान सार्वजनिक रूप से पूजा अर्चना और इबादत करने के अधिकार की रक्षा करता है, लेकिन अजान को लेकर ही आपत्ति क्यों हो रही है, इसे समझने के लिए ये जानते हैं कि अजान है क्या। अजान इस्लाम में नमाज के लिए दिया जाने वाला बुलावा है। दिन में आमतौर पर 5 बार मस्जिदों में नमाजियों को बुलाने के लिए अजान दी जाती है। अक्सर मस्जिद की मीनारों पर लगाए गए लाउड स्पीकर्स के जरिए अजान दी जाती है। आपको याद होगा साल 2017 में भारत में भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर से दी जाने वाली अजान को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, जिसकी शुरुआत मशहूर सिंगर सोनू निगम के एक ट्वीट से हुई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो मुस्लिम नहीं हैं, फिर भी सुबह अजान की आवाज से उनकी नींद खुलती है और ये जबरन थोपी गई धार्मिकता है। इस पर तब भारी विवाद हुआ था। सोनू निगम ने बाद में हालांकि वो ट्वीट डिलीट भी किया था, लेकिन डेनमार्क में अजान पर पाबंदी की तैयारी के पीछे बड़ी वजह है। जैसे ये माना गया कि सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर से अजान देने से दूसरे धर्म के लोगों या किसी धर्म को न मानने वालों को
असुविधा हो सकती है। डेनमार्क की दक्षिणपंथी पार्टियां लंबे समय से इस बात की वकालत करती रही हैं कि लाउडस्पीकर पर अजान देना डेनिश संस्कृति और परंपराओं के अनुकूल नहीं है। यह भी दलील दी गई कि रिहायशी इलाकों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल ध्वनि प्रदूषण के नियमों के दायरे में आना चाहिए, चाहे वो किसी भी धार्मिक गतिविधि से जुड़ा हो। आपको ताज्जुब होगा कि डेनमार्क में जहां सबसे ज्यादा लगभग 75% ईसाई आबादी है, उसके बाद दूसरी सबसे ज्यादा 19% वो आबादी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती। लाउडस्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है। बगैर लाउडस्पीकर से पुराने ज़माने में अजानें होती थी, और अगर लाउडस्पीकर कहीं नहीं है तो वहाँ भी बगैर लाउडस्पीकर से ऐसे ही अजान होती है। अजान इस्लाम का हिस्सा है, नमाज का हिस्सा है, मगर लाउडस्पीकर न अजान का हिस्सा है और न नमाज का हिस्सा है। लेकिन चाहे वो लाउडस्पीकर से अजान की बात हो या इस्लाम की किसी दूसरी प्रैक्टिस से जुड़ा विवाद हो, ये सिर्फ डेनमार्क का मसला नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में पिछले कुछ समय से जब से राइट विंग का उभार हुआ है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी उतनी ही तेजी से सिर उठा रहा है, जिसमें प्रवासी समाजों और उनकी धार्मिकता को शक और भय की नजर से देखा जा रहा है। वैसे धार्मिक प्रतीकों की सार्वजनिक नुमाइश को लेकर यूरोप में कई तरह के प्रतिबंध हैं, और ये सिर्फ इस्लाम को लेकर ही नहीं। फ्रांस में 2004 से स्कूलों में धार्मिक प्रतीक को प्रदर्शित करने पर रोक है। 2011 में वहां नकाब पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। बेल्जियम में 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का या नकाब पहनने पर रोक लगाई गई। जर्मनी में 2017 से लोक सेवकों के लिए चेहरा ढकने वाले घूंघट पर प्रतिबंध है। ऑस्ट्रिया में 2017 से चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर कानूनी प्रतिबंध है। स्विट्जरलैंड में 2021 में सार्वजनिक रूप से सिर पर दुपट्टा पहनना बैन है। डेनमार्क में बुर्के पर पहली बार 2018 में प्रतिबंध लगाया गया। डेनमार्क अब अजान पर प्रतिबंध की तैयारी कर रहा है। वहीं ब्रिटेन और जर्मनी में भी मस्जिदों से अजान देने के समय और उसकी आवाज की तीव्रता पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। लेकिन डेनमार्क धार्मिकता के मामले में बड़ा संवेदनशील रहा है। जैसे 2005 में एक डेनिश अखबार के पैगंबर मोहम्मद के विवादास्पद कार्टून छापने के बाद वहां चरमपंथी हमले बढ़े। कार्टून छापने वाले अखबार के दफ्तर पर 2010 में आतंकी हमला हुआ। 2010 में ही विवादित कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट के घर पर हमला हुआ। 2012 के बाद से डेनमार्क से कम 150 से ज्यादा लोग सीरिया और इराक जाकर इस्लामिक स्टेट, आईसिस जैसे आतंकी संगठनों में शामिल हुए। 2015 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आतंकवादियों ने गोलीबारी की। तो डेनमार्क भी यूरोप के दूसरे देशों की तरह अलग अलग सवालों से, समस्याओं से जूझ रहा है। यानी कटप्पा कौन है, इसका जवाब शायद अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। कटप्पा कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो एक डर है, वो एक असुरक्षा है, वो जनसंख्या बदलने की आशंका है, वो आतंकवाद की यादें हैं, और शायद वो चुनावी राजनीति भी है। लेकिन फिर इतिहास ये भी पूछेगा कि क्या यूरोप अपने बाहुबली को किसी दुश्मन के हाथों खो रहा है या फिर अपने ही भीतर पैदा हुए कटप्पा के हाथों? जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक सवाल तो इन दिनों दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को भी मथ रहा है। सवाल ये कि जिस अमेरिका ने दुनिया को समाजवाद से डराया, उसी अमेरिका में अब समाजवाद चुनाव क्यों जीत रहा है? कैसे न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के मेयर जोहरान ममदानी की राजनीति ने अमेरिका की पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था को हिला दिया है? क्या अमेरिका में युवा वोटर्स, बढ़ती महंगाई, ईरान युद्ध के साइड इफेक्ट्स और एस्टैब्लिशमेंट को लेकर लोगों में बढ़ता गुस्सा एक नई राजनीति की जड़ें जमा रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिलहाल दुनिया की इकलौती सुपर पावर, दुनिया में पूंजीवाद का सबसे बड़ा और कामयाब मॉडल, जिसने अपनी अमीरी से दुनिया भर में धाक जमाई हुई है, जिसकी अर्थव्यवस्था, जिसकी विकास दर और जिसकी ताकत की पूरी दुनिया में हनक है। उसी अमेरिका की इस आसमानी तरक्की का एक बेहद ही लुभावना मॉडल है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यानी अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर। वो न्यूयॉर्क जिसकी पहचानों में टाइम्स स्क्वायर,
मैनहट्टन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसे प्रतीक 4 चांद लगाते हैं। वो न्यूयॉर्क जिसकी जीडीपी $2 ट्रिलियन यानी 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वो न्यूयॉर्क जहां 49 फॉर्च्यून 500 कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। वो न्यूयॉर्क जहां दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनेयर रहते हैं। पूंजीवाद के इस सबसे बड़े गढ़ में आखिर सोशलिज्म यानी समाजवाद की राजनीति क्यों जड़ें जमा रही है? आखिर अरबपतियों के शहर में समाजवाद की राजनीति क्यों जीत रही है? ये सवाल इन दिनों न सिर्फ अमेरिका के राजनीतिक नेतृत्व को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, बल्कि दुनिया भी इस डेवलपमेंट को बड़ी हैरानी से देख रही है। भारतीयों की भी इस पर नजर ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका की इस राजनीतिक हलचल का सबसे बड़ा चेहरा बने हैं ज़ोहरान ममदानी, जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं और भारतीय मूल के माता पिता की संतान हैं और अमेरिका में रहकर अपनी हिंदू विरासत पर गर्व जताते हैं। And I'm proud of my Hindu heritage. I'm proud of my Hindu heritage. ज़ोहरान ममदानी फिर से अमेरिकी राजनीति के केंद्र में इसलिए हैं क्योंकि अमेरिकी संसद के प्राइमरी चुनावों में ज़ोहरान ममदानी के 3 सपोर्टर्स ने बड़ी जीत दर्ज की है। ममदानी के समर्थन वाले तीनों उम्मीदवारों का संबंध डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका से है। खुद को सोशलिस्ट बताने वाले ज़ोहरान ममदानी के समर्थक उम्मीदवारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक उम्मीदवारों को धूल चटा दी। इससे ट्रंप इस कदर भड़के हुए हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। ट्रंप ने लिखा, मेयर ममदानी 3 कट्टर कम्युनिस्ट उम्मीदवारों को जीत दिलाने में कामयाब रहे हैं और उन्हें फेक न्यूज मीडिया की तरफ से जोरदार और लगभग सर्वसम्मत सराहना मिल रही है। बधाई हो मिस्टर मेयर। मैंने कल रात 16:0 का रिकॉर्ड बनाया और शानदार अमेरिकी देशभक्त उम्मीदवारों को जिताने में मदद की, लेकिन मीडिया इस पर एक शब्द भी नहीं कह रहा। पिछले 2 सालों में मेरे समर्थन से 259 प्राइमरी चुनावों में जीत मिली है और हार लगभग ना के बराबर है। फिर भी मीडिया का ध्यान शून्य रहा। इस तरह की बौखलाहट भरी सोशल मीडिया पोस्ट और बयान ट्रंप ने तब भी दिए जब पिछले साल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले भारतीय मूल के और पहले मुस्लिम मेयर बने थे। भारतीय मूल की चर्चित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे ज़ोहरान के समर्थकों की ये जीत पिछले साल ज़ोहरान की न्यूयॉर्क के मेयर पद पर हुई जीत का ही एक्सटेंशन मानी जा रही है, जिन्होंने तब फ्रीबीज यानी मुफ्त सुविधाओं के समाजवादी एजेंडे पर चुनाव लड़ा और जीता था। बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। तो सुपर पावर अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे चमकते दमकते शहर में भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी जिन मुद्दों पर चुनाव जीते थे, वैसे मुद्दे आमतौर पर भारत जैसे विकासशील देशों के चुनावों में छाए रहते हैं। लेकिन पहले ज़ोहरान का मेयर चुना जाना और अब कुछ ही महीनों के भीतर उनके समर्थक नेताओं का संसद का चुनाव जीतना ये बता रहा है कि अमेरिकी समाज के भीतर कुछ हलचल तो मची हुई है। आखिर जिस अमेरिका ने दुनिया को समाजवाद से डराया, उसी अमेरिका में अब समाजवाद चुनाव क्यों जीत रहा है? एक भारतीय मूल के नेता ज़ोहरान ममदानी का असर न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक क्यों महसूस होने लगा है? क्या ममदानी सपोर्टर्स का चुनाव जीतना ट्रंप की राजनीति के लिए खतरा है? क्या अमेरिका में जमीनी स्तर पर एक नई राजनीति जन्म ले रही है? सवाल ये है कि पूंजीवादी अमेरिका में समाजवादी एजेंडे वाली राजनीति को इस कदर समर्थन मिलने के राजनीतिक मायने क्या हैं?
क्या ये अमेरिका की ट्रंप सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से का इजहार है? एक बात तो तय लग रही है कि अमेरिकी चुनावों का ये जनादेश कहीं ना कहीं अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। इससे ये भी संकेत मिल रहा है कि अमेरिका का वोटर ईरान युद्ध और उससे बड़ी महंगाई से परेशान है। उसे ट्रंप की अमेरिकी नीतियां पसंद नहीं आ रही और इसके संकेत रॉयटर्स और इप्सोस के ताजा सर्वे में भी मिले हैं, जिसके मुताबिक सिर्फ 23% अमेरिकन ने ही ईरान के साथ हुए युद्ध को जायज माना, जबकि 35% लोगों का मानना है कि अमेरिका अब पहले से कमजोर स्थिति में पहुंच गया है। यानी लगभग आधे अमेरिकन का मानना है कि ईरान युद्ध बिल्कुल फायदे का सौदा नहीं था। जाहिर है अमेरिका के लोग इस युद्ध के असर भुगत रहे हैं, इसीलिए उस गुस्से का इजहार कुछ सीटों पर हुए चुनाव में देखा गया। यानी अमेरिका में अरबपतियों के शहर में समाजवाद की राजनीति जीत रही है। इस ताजा सर्वे के नतीजों में भी इसकी झलक दिखाई दे रही है।